अब हम लोग देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का काम क्या है, ये जितनी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके लिए नियम कानून बनाना ही मिनिस्ट्रीज का काम, नियम कानून बनाना ही होता है। ठीक है, उन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना, नियम कानून बनाना, पॉलिसीज लाना, ठीक है, कुछ स्कीम्स बनाना, ये सब काम होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन मामलों के लिए सारा काम, नियम कानून, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। कॉटन एंड कॉटन टेक्सटाइल के लिए, जूट एंड जूट टेक्सटाइल, सिल्क एंड सिल्क टेक्सटाइल, वूल एंड वूलन टेक्सटाइल, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये चारों जो नेचुरल फाइबर है, इन नेचुरल फाइबर के और उनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको रेगुलेट करती है। डिसेंट्रलाइज्ड पावर लूम सेक्टर, पावर लूम का मतलब होता है चरखा। तो जो पावर से चलने वाला चरखा है, जो थोड़े से मशीन के रूप में होते हैं, ठीक है, जिनसे सूत वगैरह काटा जाता है, वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो ऐसे पावर लूम सेक्टर जो डिसेंट्रलाइज्ड है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड माने जिसके लिए नियम कानून वगैरह किसी न किसी मिनिस्ट्री में कवर है। तो ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड पावर लूम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करती है। मैन मेड फाइबर, जो टेरिकॉट है, टेरिलीन है, इस प्रकार के जो मैन मेड फाइबर्स हैं, या इनको ही फिलामेंट यार्न इंडस्ट्री कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो काम है वो कुल मिलाकर के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जिन भी चीजों से वस्त्र भारत में बन सकता है, उन सारे सेक्टर्स को ये मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। अब हम देखते हैं इस संस्था के अंतर्गत कुछ ऑर्गेनाइजेशन। पहला हम देखेंगे पीएसयूज। इसमें हमने 1 से 13 तक लिस्टिंग की है। तो 1 से 8 तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और 9 से 13 तक अदर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अब एक बार में लिख गया था तो अलग अलग नहीं कर पाए, इसको ऐसे लोग समझ लेंगे। चलिए पीएसयूज देखते हैं। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला ब्रिटिश इंडिया टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर में हेडक्वार्टर है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता, जूट वाला कुछ भी आएगा वो कोलकाता में। वर्ल्ड्स जूट एक्सपोर्ट लिमिटेड, फिर जूट आया तो कोलकाता। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, नोएडा। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री लिमिटेड, कॉटेज माने कुटीर उद्योग, ठीक है, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लखनऊ। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बेंगलोर। सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर, क्योंकि वहां भेड़ सबसे ज्यादा होती हैं तो वहीं पर वूल बनता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में, IIFT कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर है 12वें नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, SV का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लोकेटेड है। इसके बाद 13वें नंबर पे नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम म्यूजियम, ये नई दिल्ली, ठीक है। ये जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी। सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल एंड मैनेजमेंट कहां पर लोकेटेड है, कोयम्बटूर में। तो काफी कुछ क्वेश्चन यहां से आते हैं, ऐसा नहीं कि हम ये फालतू में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर किस साल आ जाए, कब आ जाए, क्या आ जाए, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये सारे जो है तो 1 से 8 तक पीएसयूज है और 9 से 13 तक अदर इंस्टीट्यूट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, शॉर्ट में इसको बोला जाता है MOSPI, ठीक है। इट हैज 2 विंग्स, डिपार्टमेंट नहीं है इसमें, इसके 2 विंग्स हैं। पहला है स्टैटिस्टिकल विंग्स, स्टैटिस्टिकल विंग जिसमें शामिल है, इट इंक्लूड्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। पहले 2 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, CSO और NSSO। CSO माने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और NSSO माने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अभी जुलाई 2019 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक। फिर भी इस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर में अभी भी CSO और NSSO काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो सीएसओ एनएसएसओ हालांकि मर्ज हो गए हैं, यानी वो अलग अलग काम नहीं करेंगे, अब एक साथ मिलकर काम करेंगे और कंपोजिटिवली इंटीग्रेटेड रूप से उनको बोला जाएगा एनएसओ। ठीक, चलिए अब ये जो एनएसओ है, तो पहले हमें याद रखना पड़ता था कि कौन सा सर्वे एनएसओ कर रही है, कौन सा सीएसओ कर रही है, कौन सा इंडेक्स एनएसओ ला रहा है, कौन सा सीएसओ ला रहा है। अब ये बात खत्म हो गई। अब हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ये सारे मामले जितना कुछ भी है ये एनएसओ कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनएसओ के बारे में। इट ब्रिंग्स आउट फॉलोइंग डेटा, इंडेक्सेस, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। भारत में कई प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े, डेटा जो है भारत सरकार से संबंधित या हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित या हमारी इकोनॉमिक्स से संबंधित डेटा हमारे सामने रखे जाते हैं। वो डेटा कौन बनाता है? वो डेटा बनाती है जो है एनएसओ। तो देखते हैं कौन कौन सा डेटा बनाती है। पहला है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। भारत की जो राष्ट्रीय आय से संबंधित गणना है उसको एनएसओ करती है, एनएसओ या सीएसओ। ठीक है, अब तो सीएसओ एनएसओ का नाम देगा, उसको एनएसओ कहा जाता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या क्या शामिल है? हमारे देश की जीडीपी की गणना, जितने प्रकार से जीडीपी की कैलकुलेशन होती है, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, ठीक है, और फिक्स्ड प्राइस पे, ये तमाम गणना जितने प्रकार का होता है वो एनएसओ करती है। जीएनपी, जीडीपी के बाद आता है, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे तमाम आंकड़े हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, या जो बच्चे नहीं पढ़े उनको आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के तमाम आंकड़े, तमाम गणनाएं और उसकी मेथोडोलॉजी, ये सब कुछ एनएसओ द्वारा किया जाता है। फिर है एनआई, एनआई माने नेशनल इनकम। फिर है पीसीआई माने पर कैपिटा इनकम, एनआई माने राष्ट्रीय आय, पीसीआई माने पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार के तमाम आंकड़े हमारे देश में जो है एनएसओ द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पे है कंज्यूमर कंजप्शन। भारत में जो कंज्यूमर है वो किस किस चीज का कितनी कितनी मात्रा में कंजप्शन करता है, उससे संबंधित आंकड़े भी जो है एनएसओ लाता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर किस किस मामले में कहां कहां पर खर्चा करता है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तीसरे नंबर इसी से संबंधित एक और बात है जो मैं लिख नहीं पाया हूं, कंज्यूमर सेविंग, यानी हमारे देश के नागरिकों की सेविंग कितनी है, ये कैलकुलेशन भी एनएसओ करता है। ठीक है, तो उसको जोड़ लेना। चौथे नंबर पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे देश में प्रति साल कितना कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ, इसका कैलकुलेशन भी करती है। इंडेक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको बोला जाता है आईआईपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इंडस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री को इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे कैलकुलेशन, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कैलकुलेशन इस मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है, इसलिए डायरेक्टली इसका कोई इंडस्ट्री से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर है आगे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एएसआई, ठीक, एनएसओ द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5 प्रकार से मेजर किया जाता है, जिनमें से 3 प्रकार का जो मेजरमेंट है उसको एनएसओ करती है। कौन कौन सा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक है रूरल, दूसरा अर्बन और तीसरा ऑल माने दोनों को मिलाकर। इसका कैलकुलेशन जो है एनएसओ करती है। यानी और अगर ये पूछ लिया जाए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, इसको कौन करती है, तो इसको लेबर मिनिस्ट्री करती है। लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बॉडी है लेबर ब्यूरो, वो करती है, ये नहीं करती। या इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, तो उसको भी लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करती है, ये वाली मिनिस्ट्री या एनएसओ नहीं करती। ठीक है, ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। क्या प्रश्न था? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर इज कैलकुलेटेड बाय ए आरबीआई, बी लेबर ब्यूरो, सी सीएसओ, उस समय सीएसओ हुआ करता था, अब तो मर्ज हो गया है। ठीक है, और ऐसे कोई ऑप्शन था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, सीएफआई, सीएफपीआई। फिर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, ये परीक्षा में भी 2014-15 में पूछा जा चुका है कि प्रतिवर्ष एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ था, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे जो ऑप्शंस दिए थे कि कभी दिमाग हमारा नहीं गया कि सीएसओ करता है। ठीक है, तो खैर अब ध्यान रखिए
आखिरी में किसी भी चीज के स्टैटिस्टिक्स शब्द जुड़ा हो और पूछे कि इसको कौन पब्लिश करता है, तो आप लोग 90% मान सकते हैं कि उसको पब्लिश करने का काम एनएसओ करती है। ठीक है, तो एक है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, फिर है एचआरडी स्टैटिस्टिक्स यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़े आंकड़े भी एनएसओ जारी करती है, जिनमें कौन कौन से आंकड़े शामिल हो सकते हैं देखते हैं। जेंडर स्टैटिस्टिक्स, जेंडर माने भारत में कितने जो है जेंडर क्या है, मतलब मेल फीमेल कितने हैं। एजुकेशन रिलेटेड आंकड़े, हेल्थ रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, पीडब्ल्यूडी का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी भारत में जो डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, वो कितने हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है डिसेबिलिटीज की। हियर वाले कितने हैं, लोकोमोटिव वाले कितने हैं, ऐसे तमाम प्रकार के। मैन एंड विमेन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस प्रकार के तमाम आंकड़े जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संबंधित हैं, वो जो है ये इस एनएसओ द्वारा लाया जाता है। फिर है 13वें नंबर पर इकोनॉमिक सेंसस। इकोनॉमिक सेंसस भारत में अब तक 6 बार हो चुके हैं, तो ये इकोनॉमिक सेंसस करने का काम जो है वो एनएसओ करती है। लेकिन जो जनरल सेंसस है उसको होम मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, ये तो जनरल सेंसस माने जिसमें इकोनॉमिक सेंसस में देखा जाता है भारत में कितने इंडस्ट्री हैं, कितने छोटे कितने बड़े, कौन रोजगार में है कौन बेरोजगार में, ये तमाम आंकड़े। और जो जनरल सेंसस होता है उसमें सेक्स रेशियो कितना है, एजुकेशन कितना है, लिटरेसी कितनी है, कितने मेल कितने फीमेल, हिंदू कितने, मुसलमान कितने, ये तमाम चीजें उसमें कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे हम देखेंगे पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पूछा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर और अगर उसमें लेबर शब्द जुड़ा है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करेगी, लेकिन यहाँ पर लेबर वाला यदि टॉपिक है पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सीएसओ करती है, यानी अब एनएसओ करती है। टाइम यूज सर्वे, भारत में कौन व्यक्ति किस किस पर्पज पे टाइम यूज करता है, ये तमाम इस प्रकार के आंकड़े भी जो है वो लाई जाती है। 16वें नंबर पे इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ठीक, तो ये 16 महत्वपूर्ण आंकड़े स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स जो भी है इसको एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि एनएसओ में अभी भी सीएसओ और एनएसएसओ हैं, तो दोनों का क्या क्या काम है। सीएसओ का काम है ऑफिस में बैठना और ऑफिस में बैठ करके स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज माने सांख्यिकी गतिविधि करना, डिफरेंट प्रकार के फॉर्मूले लगा करके जो आंकड़े उनके पास आए हैं उन आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना। और दूसरा काम है स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, यानी किस चीज का कैलकुलेशन किस मेथड से किया जाएगा। जैसे भारत में जीडीपी कैलकुलेशन के कई मेथड है, पर भारत में कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, ये तमाम स्टैंडर्ड बनाना सीएसओ का काम है। एनएसएसओ का काम क्या है, एनएसएसओ ना तो कैलकुलेशन करती ना ऑफिस में बैठती, एनएसएसओ का काम है फील्ड वर्क, डोर टू डोर जाकर सैंपल सर्वे करना। ठीक है, सैंपल सर्वे करना यानी आंकड़े जुटाना, आंकड़े जुटा करके एनएसएसओ को सारे आंकड़े दे देती है सीएसओ को, फिर सीएसओ उसका कैलकुलेशन करता है और अपना एक जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, उसको अप्लाई करती है। ठीक है, तो सीएसओ का काम इंडोर है, एनएसएसओ का काम आउटडोर है। सीएसओ कैलकुलेशन करती है, एनएसएसओ आंकड़े जुटाती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम देखते हैं, पहला हो गया स्टैटिस्टिकल विंग इज देयर ओवर। दूसरे नंबर पे हम आते हैं इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। पहला 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है हम कभी आगे समझेंगे। 1976 में इंदिरा गांधी के समय 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें भारत को विकसित करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इसको हिंदी में कहा जाता है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया था। उस कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना इस विंग का काम है। दूसरे नंबर पे मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज 11 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। भारत के 11 अवसंरचना वाले प्रोजेक्ट्स का मॉनिटरिंग करना भी इस डिपार्टमेंट का, इस विंग का काम है। वो 11 सेक्टर कौन कौन से हैं? पावर, कोल, स्टील, रेलवे, टेलीकॉम, पोर्ट्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रोड्स एंड सिविल एविएशन। ये 11 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी मॉनिटरिंग और जिसका इंप्लीमेंटेशन करना इस विंग का काम है। तीसरे नंबर पे है
मॉनिटरिंग ऑफ ऑल सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग Rs 150 करोड़ एंड अबव, यानी केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी परियोजना जो 150 करोड़ रुपए उससे अधिक है, उसकी भी मॉनिटरिंग करना इसी विंग का काम है। और चौथे नंबर पे है एमपी लेड स्कीम। एमपी लेड का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंतर्गत हर सांसद को प्रति साल 5 करोड़ रुपए अपने एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए मिलता है। तो उसको मॉनिटरिंग करना, किस सांसद को कितना पैसा मिला, उसने कहां खर्च किया, कितना बचा, ये तमाम आंकड़े प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग द्वारा जुटाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 3 चीजें और भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला, नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थित है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करती है। दूसरा है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये भी नई दिल्ली में है, ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इसी मिनिस्ट्री द्वारा बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया गया है। इस प्रकार से हमने 10 मिनिस्ट्रीज में से 9 मिनिस्ट्रीज कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो उसमें जितना कुछ बता दिया गया है उतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार से हमने पिछले और आज सब मिलाकर के 10 मिनिस्ट्रीज के बारे में हमने देख लिया, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध भारत के इंडस्ट्री सेक्टर से है। और नेक्स्ट वीडियो में भारत में डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्रीज, और उसके पहले भारत में इंडस्ट्री की पॉलिसीज क्या हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए, कौन से इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल गए हैं, किस पर एफडीआई कितनी है, इस प्रकार के पहले हम लोग उस पॉलिसीज देख लेंगे जो कि ज्योग्राफी में नहीं पढ़ी जाती, वास्तव में उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। लेकिन हम बता रहे हैं कि हम इंटीग्रेटेड तरीके से चीजों को कवर करेंगे ताकि इंटीग्रेटेड तरीके से चीजें आपको समझ में आए। यूपीएससी जब प्रश्न पूछता है तो उसमें ये नहीं लिखा रहता कि ये प्रश्न मैंने ज्योग्राफी से पूछा है कि इकोनॉमिक्स से पूछा है। वो तो हम अपने जनरल कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, यार ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एक कंप्रेहेंसिव वे में चीजों को आगे जो है हैंडल करेंगे। थैंक यू।